नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। एक बार फिर एनसीईआरटी ऑन टिप्स यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए हाजिर हैं, एक और नया चैप्टर लेके और एक और नई यूनिट के साथ। बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसको मानव शरीर विज्ञान भी कहते हैं। जिसको मानव शरीर विज्ञान भी कहते हैं, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। मानव शरीर विज्ञान, इसका मतलब इस पूरी इकाई के अंदर अपन मानव शरीर के बारे में बात करेंगे, मानव शरीर के तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक चैप्टर आपका पाचन तंत्र का आता था, जो चैप्टर इस बार एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। तो शुरुआत जो होगी वो इस बार श्वसन वाले चैप्टर से होगी, यानी अध्याय 14 के अंदर अपन पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद आपका शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण, ब्लड और सर्कुलेशन है। उसके बाद आपका उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। उसके बाद आपका गमन एवं संचलन चैप्टर है, लोकोमोशन एवं मूवमेंट। उसके बाद आपका तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड चैप्टर है, जिसके अंदर अपन जो है न्यूरॉन सिस्टम पढ़ेंगे पूरा। और उसके बाद लास्ट में अंतःस्रावी तंत्र, या अपन कह सकते हैं रासायनिक समन्वय और एकीकरण, जिसके अंदर हार्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे। ये इतने ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर इस बार अपने सिलेबस के अंदर हैं। और इन सभी चैप्टर के अंदर मानव का ही अध्ययन करना है अपने को, मानव के तंत्र का। किसका? जो भी ये चैप्टर हैं वो मानव के तंत्र से रिलेटेड है। जैसे श्वसन वाले चैप्टर के अंदर अपन मानव के श्वसन के बारे में बात करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि मानव कार्यकी या मानव शरीर विज्ञान। तैयार है आप सब लोग? और इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज हम चैप्टर लेने वाले हैं। आज हम चैप्टर लेने वाले हैं श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय, जो आपकी एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 14 है इस बार। ठीक है, अब जो है अपन इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय, इसका मतलब सबसे पहले तो अपने को श्वसन के बारे में पढ़ना है। श्वसन मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, इस चीज़ के बारे में। दूसरा, गैसें कहाँ पे एक्सचेंज करेगी। जो अपन ने ऑक्सीजन ली और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रही, इसका एक्सचेंज कहाँ होता है ना। ये चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल के अंदर, एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ। एनसीईआरटी हाईलाइट, एनसीईआरटी हाईलाइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वन शॉट के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म करूँ। लेकिन अगर थोड़ा बहुत शेष रह जाता है तो फिर एक और वीडियो इसका आएगा, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन अपन इस वीडियो के अंदर इसका कवर करेंगे। यस, आप सब लोग तैयार हैं? चलिए, मेरे हिसाब से आप सब तैयार हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप क्या कहते हो, शुरू कर दिया जाए क्या? यस। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए चैप्टर की, जिसका नाम है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय, इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज मतलब विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय। चलिए आगे बात करते हैं, इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की वो अपन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ जो दे रखी है एनसीईआरटी की वो पढ़ते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। ये जो चैप्टर है, अपन बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक चैप्टर आता है ब्रीथिंग वाला वगैरह, है ना। उसके अंदर भी एक पादपों में शोषण करके चैप्टर आता है, जिसके अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, लिंक रिएक्शन पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वहाँ से ये चीज़ या कंक्लूजन निकल के आता है कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मान लो आपने खाना खाया, मान लो आपने खाना खाया, वो खाना आपका लास्ट में उस खाने से ग्लूकोज बना। लास्ट में खाने से क्या बना? ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज से एनर्जी कैसे आती है? बोला जाता है ना कि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी देता है। तो कैसे ग्लूकोज से एनर्जी आती है, मेरी बात सुनो। इस ग्लूकोज के ऊपर काम करेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस आप लेते हो वो इस ग्लूकोज के ऊपर काम करेगी
और उस ग्लूकोज को तोड़ेगी, इस ग्लूकोज को तोड़ेगी और आपकी एट द एंड एटीपी बनेगी। क्या बनेगी? एटीपी बनेगी खूब सारी। उस एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये आपकी ऊर्जा है। ये आपकी क्या है? ऊर्जा है। मतलब शरीर के अंदर एनर्जी कौन प्रदान करती है? ये एटीपी प्रदान करती है। आप जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हो तो एटीपी बनती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है CO2। और ये CO2 हानिकारक होती है और इसको निकाल दिया जाता है बाहर। इसको निकाल दिया जाता है बाहर। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यही लाइन इसने लिखी है, आप ध्यान से सुनिए, वापस देखिए। सजीव पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज एक प्रकार का पोषक तत्व है, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, परोक्ष रूप से करते हैं, इनडायरेक्टली। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने बताया जब आप ग्लूकोज को तोड़ोगे तो आपकी एटीपी बनेगी, जो ऊर्जा है जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करवाएगी। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती हैं जो हानिकारक है। मैंने कहा कि एटीपी के साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी जो कि हानिकारक है और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो आपका श्वसन है, वो आपका श्वसन है। ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, यही तो आपका श्वसन है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 मिलनी चाहिए, कोशिकाओं को लगातार O2 मिलनी चाहिए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। O2 लगातार मिले ताकि ग्लूकोज लगातार टूटे और ताकि एटीपी लगातार बने और एनर्जी लगातार मिले। क्लियर? इसीलिए O2 तो लगातार आनी चाहिए शरीर के अंदर ताकि एटीपी मिले, और CO2 जो उससे बन रही है वो लगातार बाहर जानी चाहिए। लगातार क्या होना चाहिए? मुक्त करना चाहिए बाहर। क्या ये चीज समझ में आई? वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। O2 जब आप लोगे तो वो तो आप वायुमंडल से शरीर के अंदर लोगे, लेकिन जो CO2 बनेगी वो तो सेल बनाएगी, वो तो कोशिका बनाएगी, क्योंकि उस कोशिका के पास है ग्लूकोज, उस कोशिका के पास है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज के ऊपर आई ऑक्सीजन और उस ग्लूकोज को तोड़ा, तब बनी उस कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालोगे। मतलब O2 आप ले रहे हो वायुमंडल से, CO2 आपकी बन रही है सेल के अंदर। उस CO2 को और उस O2 का आदान प्रदान या विनिमय या एक्सचेंज क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। ध्यान से सोचेंगे कि वायुमंडलीय O2 को और माफी चाहता हूं, वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान या विनिमय की इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन या फिर ब्रीथिंग, श्वसन या फिर ब्रीथिंग। और सामान्यतः इसको ही रेस्पिरेशन कहते हैं, सामान्यतः इसको ही रेस्पिरेशन कहते हैं। हालांकि ये चीज ब्रीथिंग है, O2 और CO2 का आदान प्रदान, ये चीज क्या है? ब्रीथिंग है। रेस्पिरेशन कौन सा कॉन्सेप्ट है? वही कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन जहाँ पे ग्लूकोज वगैरह टूटा जाता है, वो पूरा डीप कॉन्सेप्ट है। लेकिन सामान्यतः अपन श्वसन को भी यही चीज बोलते हैं कि O2 CO2 का आदान प्रदान। लेकिन इस रेस्पिरेशन के अंदर सारी डीप चीजें कि कैसे O2 उस ग्लूकोज को तोड़ेगी, सारे प्रोसेसेस आएंगे, ये चीजें आती है उसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की? आई क्या समझ में? अब देखो आई क्या समझ में दोस्त, आगे चलते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए और अपने सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं, इस अध्याय के अंदर अपन इन चीज़ों का वर्णन करेंगे। मतलब अपने सीने पे हाथ रख के क्या ऊपर नीचे सीना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये श्वसन के कारण होता है, और इसी चीज़ को अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बस ये चीज़ थी। अब अपन अगर बात करूं मैं श्वसन के अंग, स्टार्ट करते हैं। ये था आपका बेसिक, ये क्या था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि अपने सीखा समझा। अब अपन आएंगे श्वसन के अंगों के ऊपर। कौन कौन से ऑर्गन है मानव में और भी दूसरे जीवों के अंदर जो श्वसन के अंदर काम आते हैं? ऑर्गन जो कि श्वसन के अंदर काम आते हैं। करें क्या शुरू? अब देखो, चलिए शुरुआत करते हैं श्वसन के अंगों से। सबसे पहली जो लाइन लिखी गई है वो है, प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही शानदार लाइन। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि प्राणियों के विभिन्न वर्ग, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे मानव ही पाए जाएंगे, बहुत सारे वर्ग हैं प्राणियों के अंदर, है ना। तो उनके बीच में जो शोषण की क्रियाविधि है, जो शोषण का प्रोसेस है, वो आपका निवास से भी बदलेगा और उसके संगठन से भी बदलेगा। निवास का मतलब क्या हुआ? जहां वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जहां वो जीव रहता है, वो उसका निवास। जहां वो जीव रहता है वो उसका निवास हो गया। संगठन, उसका उसका संगठन का मतलब होता है उसका शरीर की बनावट, शरीर की रचना, किस प्रकार का उसका शरीर है, क्या क्या उस शरीर के अंदर है चीजें, ये चीज होगी। अब मेरी बात समझो, जहां वो जीव रहता है उसके अनुसार भी श्वसन की क्रियाविधि बदलेगी, और आपका उसका शरीर कैसा है उसके अनुसार भी श्वसन की क्रियाविधि बदलेगी। और ये चीज आप भी जानते हैं। अब कोई किस प्रकार के इलाके में रहता है वो उसके श्वसन को कहीं ना कहीं तो चेंज करेगा। कोई ऊपर रह रहा है, ऊपर का मतलब कोई अपने पर्वत शिखरों पे रह रहा है, ऊंचाई पे रह रहा है, और कोई नीचे रह रहा है जो आपका घास के मैदानों में है। अलग अलग जब आपका पैलेस होता है तो वहाँ श्वसन परिवर्तित होता है, श्वसन की क्रियाविधि बदलती है। और शरीर की रचना से तो बदलनी है, मानव के अंदर अलग प्रोसेस चलेगा, बाकी जो जीव है उनके अंदर भी अलग प्रोसेस चलेगा। और ये तो आप सब लोग जानते हैं, श्वसन की क्रियाविधि तो यहाँ तो बदलेगी, क्योंकि शरीर की रचना बदल रही है, तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो तो बदलनी तय है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं और आगे पढ़ना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहला निम्न अकशेरुकी, कौन से? निम्न अकशेरुकी, जैसे कि स्पंज, सिलेंटेरेटा, चपटे कर्मी आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने शरीर की सतह से करते हैं। अब ये प्रोसेस ही तो है, अलग अलग जीवों में अलग अलग। जैसे कि अगर मैं निम्न और अकशेरुक की बात करूं, निम्न मतलब लोअर कैटेगरी में जो आते हैं, अकशेरुक मतलब जिसके अंदर क्या ना हो, रीढ़ की हड्डी ना पाई जाती हो, रीढ़ की हड्डी एब्सेंट हो, उनको अकशेरुकी के अंदर डाला जाता है। रीढ़ की हड्डी या बैकबोन आपको वो एब्सेंट है ना, वो क्या है उसके अंदर एब्सेंट है। अब मेरी बात सुनो, निम्न अकशेरुकी के अंदर कुछ यहाँ पे आए गए हैं, स्पंज, सिलेंटेरेटा, चपटेकर्मी। सबसे पहले स्पंज क्या है? स्पंज, इसको पोरीफेरा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पोरीफेरा भी कहते हैं, इसको पोरीफेरा भी कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब आप एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ने जाते हो, जब आप एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ने जाते हो, तो उसके अंदर जो आप संघ पढ़ते हो, जो आप क्या पढ़ते हो, जगत, जगत के बाद जो संघ आते हैं, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वन, जाति, ये जो 7 हैं, उसमें से जगत के बाद, जगत में आप पढ़ रहे हो प्राणी जगत या एनिमल किंगडम, उसके अंदर जो सारे संघ पढ़ते हो, उसके अंदर जो सारे संघ पढ़ते हो, या जिसको भाग भी बोला जाता है, पादप के संदर्भ में भाग भी बोला जाता है, उनको जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे वो संघ हैं। स्पंज हो गया, सिलेंटेरेटा हो गया, चपटेकर्मी हो गया। तो ये अकशेरुकी है। पहली बात तो, पहली बात तो ये कैसे अकशेरुकी। अब मेरी बात सुनो, अकशेरुकी के अंदर यहाँ पर जो आपका स्पंज है यानी कि पॉरीफेरा है, सिलेंटेरेटा है, चपटेक्रमी है, इनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण। मान लो वो एक जीव है पॉरीफेरा, ये एक जीव है पॉरीफेरा, ये उसकी सतह है, तो यहाँ पे O2 और CO2 ऐसे जाएगी, O2 आई और यहाँ से CO2 बाहर, शरीर की सतह से ही होगा, नॉर्मल विसरण से, शरीर की सतह से नॉर्मल विसरण, सरल विसरण से। यस। उसके बाद कैंचुए के अंदर थोड़ा अलग है, कैंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, याद रखना है आपको। कैंचुए आर्द्र क्यूटिकल, उनकी त्वचा को बोला जाता है आर्द्र क्यूटिकल, नम त्वचा, जिसको नम त्वचा भी कहते हैं, इनके द्वारा वो हैं जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। कीटों के अंदर होगी नलिकाओं का जाल होता है। कीट जो होते हैं, मान लो ये कोई इंसेक्ट है, मान लो ये कोई इंसेक्ट है, उसके अंदर क्या होगा, ऐसी खूब सारी नलिकाओं का एक जाल होगा, जिसको अपन कहते हैं श्वसन नलिकाएं। क्या कहते हैं? श्वसन नलिकाएं कहते हैं, श्वसन नलिकाएं कहते हैं। वो कीटों के अंदर होती है, जिनसे क्या होता है, वातावरण की वायु का उनके शरीर के अंदर अलग अलग स्थानों पर नलिकाओं के माध्यम से जो है वातावरण की वायु अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाती है, ताकि जो सेल है वो सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। कोशिकाओं तक पहुंच गई, कोशिकाएं सीधा गैसों का क्या कर देती है, आदान प्रदान। अब जलीय ऑर्थोपोडा और मोलस्का में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। जलीय ऑर्थोपोडा और मोलस्का में जो है श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम या गिल द्वारा होता है। क्लियर है क्या? याद रखना है,
जबकि स्थलचर प्राणियों में शोषण विशेष संवहनीय थैली फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा होता है। स्थलचर यानी जो स्थल पर रहते हैं प्राणी, उनको स्थलचर प्राणी कहते हैं। जैसे अपन स्थल पर रहते हैं तो अपने को स्थलचर प्राणी कहा जाएगा। ठीक है, तो अपने अंदर क्या पाए जा रहे हैं? फेफड़े या फुफ्फुस पाए जा रहे हैं। लंग्स क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको? लंग्स, LUNGS, लंग्स। अब कशेरुकी में बात करूं तो मछलियां कशेरुकी हैं जो कि गिल द्वारा शोषण करती है। क्लोम या गिल या इसको गलफड़े भी बोलते हैं, उनके द्वारा शोषण करती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसमें समझने का नहीं है। जबकि आपका एम्फीबिया है जो उभयचर है। उभयचर मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, उनको उभयचर कहते हैं। सरीसृप यानी कि सांप, पक्षी जानते हो, और स्तनधारी। यस, अपन स्तनधारी है। यस, अपन स्तनधारी है। ये फेफड़ों द्वारा शोषण करते हैं। इनके अंदर एम्फीबिया के अंदर, उभयचर के अंदर सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जो है वो फेफड़ों द्वारा शोषण करते हैं। उभयचर जैसे कि मेंढक एक प्रकार का ऐसा उभयचर है जो अपनी आर्द्र त्वचा या नम त्वचा द्वारा भी शोषण करेगा। ठीक है, और फेफड़ों द्वारा भी शोषण करेगा और त्वचा द्वारा भी शोषण करेगा। तो मेंढक के अंदर 2-3 प्रोसेस चलते हैं शोषण के। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित शोषण प्रणाली पाई जाती है। स्तनधारी जो होते हैं उसके अंदर एक पूर्ण विकसित शोषण प्रणाली पाई जाती है। बाकी वालों के अंदर इतना विकसित नहीं होती, लेकिन स्तनधारी के अंदर विकसित होती है। अब अपन एक बार देख लेते हैं किसके अंदर क्या क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं एक एज ए सारणी बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं निम्न अकशेरुकी, किसकी बात करूं? निम्न अकशेरुकी, किसकी बात कर रहा हूं? निम्न अकशेरुकी की। तो आप मेरे को बताइए इसके अंदर O2 एंड CO2 जो है, O2 और CO2 जो है उसका विनिमय किसके द्वारा होगा? तो मैंने बताया सतह से, शरीर की सतह से। किसके द्वारा होगा? सरल विसरण द्वारा होगा, नॉर्मल विसरण द्वारा होगा, सरल विसरण द्वारा हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? और वो निम्न अकशेरुकी कौन कौन से हैं बताइए? तो सबसे पहले है स्पंज या पोरीफेरा, स्पंज या फिर पोरीफेरा वर्ग, मतलब संघ। उसके बाद दूसरा मैंने बताया सपटे कर्मी। क्या बताया मैंने? सपटे कर्मी। एनसीईआरटी ने भी बताया और मैंने भी बताया, स्पंज, चपटे कर्मी। एक और नाम आया था, बताओ, एक और नाम आया था, बताओ मेरे को। सिलेंटेरेटा। क्या आया? सिलेंटेरेटा। यस। अब मेरे को बताइए स्पंज के अंदर आपसे पूछ लिया या फिर आपको चपटे कर्मी बोल दिया या फिर आपको सिलेंटेरेट बोल दिया, तो इसके अंदर O2 और CO2 का विनिमय आप किससे बताओगे? मैं तो सतह से बताऊंगा, सरल विसरण से। मैं तो सतह से बताऊंगा, सरल विसरण से। और ये नाम आपको नहीं दिए और आपको निम्न अकशेरुकी बोल दिया, तो O2 और CO2 का जो विनिमय है वो किससे होगा? सतह से होगा, सरल विसरण से होगा। मैं तो यही बोलूंगा। बोलो यस और नो। एक क्लियर? एक क्लियर। अब देखो दूसरा, दूसरा मैं लेके आया कीट। तो मुझे पता चला कि कीटों के अंदर जब मैंने उनके शरीर को खोल के देखा तो उनके अंदर खूब सारी नलिकाएं पाई जा रही थी जो O2 और CO2 को लाने और ले जाने का काम कर रही थी। उन नलिकाओं को मैंने प्यार से बोला श्वसन नलिका, उन नलिकाओं को मैंने प्यार से बोला श्वसन नलिकाएं। तो कीटों के अंदर श्वसन O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा श्वसन नलिकाओं से, कीटों के अंदर होगा श्वसन नलिकाओं से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। कीटों का उनका फेवरेट है, कीटों का उनका क्या है? फेवरेट है। नेक्स्ट पे आएंगे, नंबर 3। माफी चाहता हूँ, थोड़ा शायद लैग हो गया था या मेरा जो टैबलेट है वो हैंग हो गया था, अपने आप हिलने लग गया था। अब सही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड जो है वो है कैंचुआ। थर्ड जो है वो है आपका कैंचुआ। और कैंचुए के अंदर होती हैं आर्द्र क्यूटिकल, आर्द्र क्यूटिकल। आर्द्र क्यूटिकल जो त्वचा है उससे कैंचुआ शोषण करता है। क्या याद रहेगा कैंचुआ? यस। नंबर 4। अब अगर मैं बात करूं किसकी? ऑर्थोपोडा और मोलस्का की। जलीय ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, एंड मोलस्का।
तो इसके अंदर होगा आपका क्लोम या गिल, क्लोम या गिल। इसके साथ साथ जो ऑर्थोपोडा और मोलस्का तो अलग चीज है, चलो उसके साथ साथ एक कशेरुकी भी है जिसको अपन मछली कहते हैं, जिसको मछली कहते हैं, जो एक प्रकार की कशेरुकी है। उसके अंदर भी क्लोम और गिल से होगा, उसके अंदर भी क्लोम और गिल से होगा। यस, क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद 4 हो गए क्लियर। अब मैं बात करता हूँ पांचवे की। पांचवे के अंदर मैंने बोला जो स्थलचर प्राणी हैं, जो स्थल पे रहते हैं, जिनका पानी से, पानी में रहने से कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर तो पाए जाएंगे फुफ्फुस या फेफड़े, फुफ्फुस या फेफड़े। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? स्थलचर प्राणी जो स्थल पे रहते हैं, पानी में रहने से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर फुफ्फुस या फेफड़े पाए जाते हैं। चलो, और किस किस के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे मनुष्य के अंदर फेफड़े, तो मनुष्य आता है स्तनधारी के अंदर, मतलब सारे सारे स्तनधारी के अंदर फेफड़े हैं। जो आपके सरीसृप हैं, जो आपके सरीसृप हैं, सांप हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं? फेफड़े। जो आपके पक्षी हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं? फेफड़े। जो आपके उभयचर हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं? फेफड़े। लेकिन एक उभयचर है जिसको प्यार से बोलते हैं मेंढक या फ्रॉग बोला जाता है। ये ऐसा उभयचर है जो त्वचा द्वारा भी करेगा, आपका फेफड़ों द्वारा भी करेगा, आर्द्र त्वचा या नम त्वचा द्वारा। यस, फेफड़ों द्वारा भी करते हैं। यस, क्लियर हुआ क्या? कोई पीछे छूटा क्या? बताओ। एम्फीबिया, उभयचर, परी, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी फेफड़ों द्वारा करते हैं। क्लोम, गिल, मछली, सारा बता दिया। इसका मतलब मैंने चारा बता दिया है। अब आपको, आपका काम क्या है? आपका काम है इसको याद करना। आपका क्या काम है? इसको याद करना, जो जितना बताया। अब अपन मानव का श्वसन तंत्र स्टार्ट करेंगे। अब अपन मानव का श्वसन तंत्र स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रो देके बताऊँ तो ये बुरा मत मानना अगर चित्र सही नहीं बने तो। ये इस प्रकार का मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे करके ये उनके फेफड़े वगैरह, ये उसका डायाफ्राम, ऐसा करके एक नॉर्मल श्वसन तंत्र होता है, ऐसा करके, ठीक है? हालांकि इसको थोड़ा सही से समझेंगे, ये मैंने इंट्रो बताया है। यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होगी, जैसे कि हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं एक जोड़ी यानी कि 2 द्वार, नासा द्वार, ये जो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये एक जोड़ी है? और संख्या में 2 है नासा द्वार। यस, यहाँ से वायु या फिर ऑक्सीजन अंदर जाती, यहाँ से ऑक्सीजन क्या जाती? अंदर। जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं, होठ ये है मेरे, होठों के ऊपर खुल रहे हैं और बाहर की तरफ खुल रहे हैं। क्लियर है क्या? अब ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। ये इनका मार्ग होगा कुछ, और ये नासा कक्ष है, यहाँ पे इनका कक्ष है। नासा कक्ष ग्रसनी के अंदर खुलते हैं। अब यहाँ से ग्रसनी, ये क्या है मेरी? ग्रसनी। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ऐसा सीन होता है, मैं आपको बताऊं। एक नली यहाँ है, एक नली यहाँ है। एक नली खाने वाली है जिसके अंदर खाना जाता है, एक नली वायु वाली है जिसके अंदर गैसें जाती है। अब जो खाने वाली है वो तो आगे फिर आहार नाल के रूप में अमाशय वगैरह से होती हुई जाएगी, लेकिन जो श्वसन वाली है वो आगे फेफड़ों से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ग्रसनी जो देख, इस पूरी को ग्रसनी कहते हैं, इस पूरी को। ये भी ग्रसनी के अंदर आती है, ये भी ग्रसनी के अंदर आती है। समझ आई क्या बात? अगर थोड़ा फिर से बताऊं, थोड़ा फिर से मैं डिटेल में बताऊं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये नासा द्वार है, यहाँ से ये ऐसे कक्ष बनाएंगे। फिर गले के यहाँ पे आप देखो तो ऐसा है, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नलिका ऐसे होती है, एक ऐसे होती है। ये पूरी ग्रसनी है। एक यहाँ से भोजन के लिए है और एक यहाँ से वायु के लिए है। और अपन इस चैप्टर के अंदर वायु वाली नली से अध्ययन करेंगे, क्योंकि भोजन वाला फिर पाचन तंत्र के अंदर आएगा। है ये पूरी ग्रसनी, तो ग्रसनी आहार भी ले जा रही है और ग्रसनी वायु भी ले जा रही है। समझ आई क्या बात? उभयनिष्ठ मार्ग हो गया।
ग्रसनी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आहार और वायु दोनों के लिए उपनिष्ठ मार्ग कौन सा है? ग्रसनी। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। अब यहां से ग्रसनी खुल गई कंठ द्वारा श्वास नली में। इसको अगर मैं विस्तार से ऐसे बताऊं, आप मेरी बात अब समझने का प्रयास करें। ये आपके नासा द्वार है, तो ये आपकी यहाँ पे ग्रसनी है। यहाँ से आप भोजन भी लोगे तो यहाँ आएगा, वायु भी एक बार तो यहाँ आएगी। उसके बाद इसके अलग अलग रास्ते, उसके बाद इसके दो अलग अलग रास्ते। वायु जिस रास्ते जाएगी वो कंठ के रास्ते जाएगी। वायु जो होगी ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में, ये कंठ है, मान लो ये कंठ है, तो यहाँ से ये मेरी श्वास नली स्टार्ट हो जाती है। ये मेरी क्या हो जाती है? श्वास नली। और यहाँ से जो है मेरी ग्रसनी डिवाइड हो रही है, श्वास नली में जा रही है। क्या बात समझ में आई? कंठ एक उपास्थीमयी पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है। यस, कंठ एक प्रकार की आपकी उपास्थीमयी पेटिका है जो ध्वनि के उत्पादन में सहायता करती है। अपनी सारी ध्वनियां जो कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है, राइट। इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। कंठ को ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। याद रखना है, उपास्थियों से बनी हुई होती है। अब देखो, भोजन निकलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले या फ्लैप्स कंटच से ढक जाती है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब वापस उसी कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। यहाँ पे दो नलियाँ थी, एक आपकी भोजन की होती है जिसको बोलते हैं गुलेट या गलेट, गुलेट, और एक जो होती है जिसके अंदर श्वास जाती है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ग्लोटिस। अब मैंने भोजन भी ले रहा हूं मैं और श्वास भी ली मैंने। अब भोजन जो है वो यहां नहीं जाना चाहिए, श्वास नली वाले रास्ते बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। भोजन को तो यहां भेजना है अपने को, गुलेट में। भोजन ग्लोटिस वाले रास्ते नहीं जाना चाहिए, इसीलिए यहां पे एक ऊपर एक ढक्कन सा होता है, एक ढक्कन या एक पल्ला होता है जो उपास्थीमय होता है, यानी उपास्थि का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? वो उपास्थि का ढक्कन बना हुआ होता है, जिसको एपिग्लोटिस या कंठच्छद कहते हैं। जिसको एपिग्लोटिस, क्योंकि ये ग्लोटिस के ऊपर है ढक्कन, इसलिए इसको क्या बोला? एपिग्लोटिस बोला। अब जैसे ही खाना खाओगे ये ढक्कन हो जाएगा बंद, ये ढक्कन हो जाएगा बंद। और अगर ये ढक्कन बंद हो गया तो खाना इसमें ही जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी भोजन का कुछ कण जो है भूल से इसके अंदर चले जाते हैं और आपको शुरू हो जाती है हिचकी, आपको शुरू हो जाती है हिचकी। तो हिचकी के पीछे का ये कॉन्सेप्ट है कि भोजन के कुछ कण हैं जो श्वास नली में चले जाते हैं, तब आपकी हिचकी आती है। बोलो डन। बात आई क्या समझ में दोस्त? यस। आगे बढ़ते हैं। जिससे आहार जो है ग्रसनी से कंठ में प्रवेश नहीं करते, ग्रसनी के माध्यम से कंठ में नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो एपिग्लोटिस होता है। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्ष कशेरुक तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये चित्र के माध्यम से समझने का कॉन्सेप्ट है। यह पहले मैं आपको एक बार पढ़ता हूँ, शायद आगे चित्र है एक, उसके माध्यम से फिर समझते हैं। पहले फटाफट थोड़ी लाइनें पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पे देखा, श्वास नली एक लंबी सीधी नलिका है, आप पढ़ते जाओ इसको। श्वास नली एक लंबी सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य पांचवी वक्षीय कशेरुक पर जाकर दाईं बाईं में दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित होता है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होती हुई द्वितीय तृतीयक स्तर की श्वसनी बनाएगी, फिर श्वसनिका बनेगी, फिर लास्ट में अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होगी। यस, श्वास नली प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी और प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थीमय वलयों से आलंबित होती हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी अनियमित भित्ति वाली कुपिकाओं के अंदर खुलती हैं, जिसको कुपिका कहते हैं। आइए 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 समझते हैं। सबसे पहले ये जो इसने चित्र के अंदर दिया है वो है एपिग्लोटिस या कंठच्छद। यही वो ढक्कन है जो ढक देता है, भोजन को नहीं आने देता है। भोजन आ गया तो भोजन कंठ में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपका कंठ है, एक प्रकार की पेटिका है, और ये भी उपास्थीमय है, उपास्थि की बनी हुई होती है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है। अब यहां से कंठ के बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी श्वास नली। क्या स्टार्ट हो जाती है? श्वास नली स्टार्ट हो जाती है। ध्यान से देखिए, ये देखो श्वास नली स्टार्ट होगी, ये श्वास नली, यहां तक ये श्वास नली, जहां तक मेरी रेड पट्टी गई है वो श्वास नली। अब इसको लंबी नलिका बोला कि नहीं बोला थोड़ी देर पहले? श्वास नली एक सीधी और लंबी नलिका है। तो क्या ये सीधी और लंबी नलिका है? यस है। अब क्या होता है पीछे आपकी, ये तो फ्रंट व्यू है, ये तो आगे का व्यू है फेफड़े वगैरह, इसके पीछे क्या चलती? क्या वहां पे पीछे पीठ की ओर रीढ़ की हड्डी चल रही है कि नहीं चल रही? मेरे को बताओ।
क्या वहां पे स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी चल रही कि नहीं चल रही। अब रीढ़ की हड्डी के भी कुछ पार्टीशन होते हैं जो कि आप शायद चैप्टर है लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का, शायद उसमें पढ़ते हो आप, शायद लोकोमोशन वाले में होगा, है ना। तो वहां पे क्या बताया जाता है कि वक्षीय कशेरुक भी होते हैं, बहुत सारे कशेरुक होते हैं, कटी कशेरुक, वक्षीय कशेरुक, है ना। तो उसके अंदर एक कशेरुक होता है वक्षीय कशेरुक, उसकी भी कुछ संख्या होती होगी, है ना। उस वक्षीय कशेरुक का जब पांचवी संख्या आती है, पांचवा वक्षीय कशेरुक, पता है ना आपको 33 कशेरुक होते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर, है ना। तो उसमें से जब पांचवा वक्षीय कशेरुक जब आएगा, इसके सीध में आएगा, जहां पे आपकी देखो ये आपकी श्वास नली आई और यहां श्वास नली डिवाइड हुई है, क्या यहाँ पे श्वास नली डिवाइड हुई है। तो इसके जस्ट पीछे जब आप देखोगे तो आपको मिलेगी पांचवी वक्षीय कशेरुक। नीट का फेवरेट सवाल, पांचवी वक्षीय कशेरुक पर जाकर श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है, जो कि आपकी प्राथमिक श्वसनी कहलाती हैं। अभी पढ़ा ये देखो, हम्म, दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब जहां पे ये डिवाइड हुई है, ये पॉइंट अगर मैं इसके पीछे चला जाऊं तो वहां पे मिलेगी पांचवी वक्षीय कशेरुक, रीढ़ की हड्डी का पांचवी वक्षीय कशेरुक वाला पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब श्वास नली, आंखें बंद करके सोचो, श्वास नली जो है आपकी सीधी सीधी लंबी नलिका आई, लेकिन जैसे ही हमने रीढ़ की हड्डी का पांचवा वक्षीय कशेरुक देखा और उसके सीध में आगे का व्यू देखा, तो श्वास नली जो है वो दो भागों में बट रही थी, और वो दो भाग थे आपके दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी। किस भाग में बटी, इसका मतलब ये जो है मैं रेड से कर रहा हूं, ये है आपकी प्राथमिक श्वसनी। अब वो प्राथमिक श्वसनी आगे और बढ़ रही है, द्वितीयक में, द्वितीयक वापस तृतीयक में जा रही है, ऐसे खूब सारी बढ़ गई, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बढ़ गई क्या, तीन श्वसनियां। बताओ, प्राथमिक श्वसनी होगी, द्वितीयक होगी, तृतीयक स्तर की श्वसनी होगी। उसके बाद श्वसनिकाएं भी आएगी, ये छोटी छोटी देखो, ये छोटी छोटी श्वसनिकाएं मिलेगी आपको, श्वसनिका, फिर अंतस्थ श्वसनिका, लास्ट वाली अंतस्थ श्वसनिका, और अंतस्थ श्वसनिका के आगे जो आपको ये गोल गोल बॉल नुमा संरचना जो दिख रही है, जहां पे मेरा हाथ घूम रहा है अभी, जहां पे आपको पॉइंट दिखाई अगर दे रहा है, तो ये बॉल नुमा जो संरचना है, अगर मैं इसको गोला करूं, इतना जूम होता नहीं है, ये बॉल नुमा संरचना, इसको बोलते हैं कुपिका, या फिर इसको बोला जाता है वायु कुपिका। यस, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। श्वास नली वाली बात याद रखना। अब देखो, यहाँ पे ये सी आकार के छल्ले दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये वाला सी आकार के छल्ले, सी आकार के, सी आकार के। क्यों ये सी आकार है, क्योंकि ये ऐसे ही है, पूरे गोल नहीं है, ये अपूर्ण है, मतलब ऐसे हैं। अब ये खुले हैं, दूसरी साइड से देखा जाओगे तो ये इतना ही है ना, पूरा गोल नहीं है, इसलिए इसको अपूर्ण बोला जाता है। उपास्थि का बना हुआ इसलिए उपास्थीमय है। वलय मतलब वलय की तरह, रिंग की तरह है, इसलिए वलय बोला है इसको। अब ये किस किस के अंदर होंगे, क्या श्वास नली के ऊपर आपको अपूर्ण उपास्थीमय वलय दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं, छल्ले दिख रहे हैं। प्राथमिक श्वसनी पे दिख रहे हैं, यस दिखते हैं। द्वितीयक पे दिखते हैं, श्वसनी पे यस दिखते हैं। तृतीयक पे दिखते हैं, यस दिखते हैं। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई, ये चीज थोड़ी चित्र के अंदर कम समझ में आती है, लेकिन याद रखनी होती है। देखो, श्वास नली, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी और प्रारंभिक श्वसनिकाएं, ये तो होती है अपूर्ण उपास्थेमिक वलयों से आलंबित, यानी इनके ऊपर तो होलते हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका जो लास्ट अंतस्थ श्वसनिका वाली है, वो आपकी अनियमित भित्ति वाली वायिका थैलियों के अंदर चली जाएगी, जिसको कुपिकाओं कहते हैं, जिसको वायु कुपिकाएं कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। अगर मैं वायु कुपिका के आगे, अगर आप कोई भी कुपिका उठाओ यहाँ से, उस कुपिका के आगे छोटी नली दिख रही है, वो अंतस्थ श्वसनिका है, वो आपकी क्या है, अंतस्थ श्वसनिका है। उसके आगे आपको कुपिका नजर आ रही है, और वो कुपिका कैसी है, एक थैलीनुमा संरचना है, अनियमित भित्ति वाली है, उसकी भित्ति नियमित नहीं है, अनियमित भित्ति वाली है। अब इस चित्र को समझने का प्रयास कर लेते हैं, चित्र का कोई पॉइंट बाकी हो तो। अपूर्ण उपस्थिति में वलय आ गया, ये देखो अपूर्ण उपस्थिति में वलय पढ़ लिया, कंठच्छेद देख लिया, कंठ खुद देख लिया, कंठ खुद देख लिया, श्वास नली देख ली, श्वास नली जहां से डिवाइड हो रही है कहां पे, पांचवी वक्षीय कशेरुक पर, श्वसनी बोल दिया मैंने। पसली का कटा आखिरी सुर, अब यहाँ पे पचलियां होती हैं, यहाँ पे क्या होती है, पसलियां, उस पसली का कटा हुआ लास्ट वाला छोर है ये, पसली का जो लास्ट शोर है कटा हुआ वो ये है। उसके बाद ये आपका फेफड़ा है, ये पूरा पूरा आपका जो पिंक कलर से बनाया गया है वो सारा फेफड़ा है। उसके बाद फेफड़े के झिल्लियां हैं, फेफड़े के ऊपर दो झिल्लियां होती है, तो दो इसने तीर बना के दिया गया है, द्विझिल्ली, कैसा, द्वि आवरण या दो झिल्लियां होती है, जिसको फुफ्फुस आवरणी झिल्ली कहा जाता है। उसके बाद कुपिका मैंने बताई, इसने भी एरो किया।
फुफ्फुसा आवरणी द्रव, यानी दो फुफ्फुस की झिल्लियां जो होती हैं फेफड़ों की, उसके मध्य एक द्रव भरा हुआ होता है जिसको फुफ्फुसावरणी द्रव या प्लूरल द्रव कहते हैं। प्लूरल द्रव, प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल द्रव। उसके बाद आपकी श्वसनी है, ये आपकी श्वसनी दिखाई इसने, ये तृतीयक इस तरह की श्वसनी हो सकती है कि नहीं बताओ। और ये आपका डायाफ्राम है, इसका रोल आगे पढ़ेंगे अपन आराम से। क्या ये चीज समझ में आई? अब इसको अगर मैं पढ़ने जाऊं तो क्या कह रहा है देखो, श्वसनी, श्वसनिका और कोशिकाओं का साकेत जाल फेफड़ों की रचना करता है। बताओ मेरे को फेफड़ों की रचना कौन कर रहा है? सीधी सीधी अगर बात करूं तो ये मेरा फेफड़ा है। क्या इस फेफड़े के अंदर ये श्वास नली आ रही है? नहीं आ रही। क्या इस फेफड़े के अंदर श्वास नली आ रही है? तो श्वास नली फेफड़े से बाहर, इसका मतलब फेफड़े का निर्माण कर रही है श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका। श्वसनी कर रही है जो कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यस, श्वसनिका कर रही है और मेरी कुपिका कर रही है, और मेरी क्या कर रही है? कुपिका। शायद तक ये श्वसनी नहीं है, ये श्वसनिका है, मिसप्रिंट हुआ है, ये श्वसनिका है। तो कौन कौन फेफड़ों का निर्माण करेगा? श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका का साकेत जाल फेफड़ों की रचना करेगा। मतलब फेफड़ों की रचना से बाहर कौन है? श्वास नली। श्वास नली मेरी फेफड़ों की रचना से बाहर कर दिया मैंने इसको। आगे आगे फटाफट देखेंगे। हमारे दो फेफड़े होते हैं, यस सब जानते हैं, दो फेफड़े होते हैं जो एक द्विस्तरीय प्लूरा से ढके रहते हैं। उसका आवरण जो होता है वो द्विस्तरीय डबल लेयर का होता है जिसको फुफ्फुस आवरण कहते हैं और इंग्लिश के अंदर कहते हैं प्लूरा। और उसके बीच में एक द्रव भरा हुआ रहता है जिसको प्लूरल द्रव या फुफ्फुसावरणी द्रव भरा होता है जिनके बीच में। इस द्रव का कार्य क्या है? फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। फेफड़े की जो सरफेस है उसके ऊपर घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा और घर्षण कम करवाएगा ये द्रव, जिसको फुफ्फुसावरणी द्रव या प्लूरल द्रव कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है? फेफड़े की दोनों आवरण, फेफड़े की दोनों आवरण के बीच में, यानी कि प्लूरा के बीच में, यानी कि फुफ्फुसावरण के बीच में। यस, बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है और आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के अंदर वाली झिल्ली है, तो ये तो फेफड़े के संपर्क में, यहाँ फेफड़ा है, यहाँ फेफड़ा है और ये फेफड़े की दो झिल्लियां हैं। तो अंदर वाली झिल्ली तो फेफड़े से कनेक्ट है और बाहर वाली झिल्ली किससे? वक्षीय परत से कनेक्ट है। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? आगे बढ़िए। अब देखो दो भाग आते हैं, एक आता है चालन भाग और एक आता है विनिमय भाग। आइए बात करते हैं। यहां से अगर मैं बात करूं तो विनिमय कहाँ होगा? विनिमय होता है आपका कुपिकाओं के अंदर। विनिमय होता है कुपिकाओं के अंदर, यानी कुपिका से पहले पहले तो केवल ट्रांसफर होगा, यानी कि बाह्य नासारंध्र, यहां से मैंने वायु अंदर ली और यहां से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाएं, लास्ट जो अंतस्थ श्वसनिकाएं, वहां तक तो चालन ही करेंगे, वहां तक तो चालन ही करेंगे, वहां तक तो कोई विनिमय हो ही नहीं रहा। O2 CO2 कुछ भी जा रहा है, वहां से विनिमय नहीं हो रहा है। तो बाह्य नासारंध्र से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाओं तक जब आप जाओगे तो उस भाग को चालन भाग कहेंगे। केवल चलना ही है, केवल चलना ही है, चालन भाग। यस, लेकिन जो कुपिकाएं हैं और उनकी जो नलिकाएं हैं, लेकिन जो कुपिका हैं और उनकी जो नलिकाएं हैं, कुपिकाओं की पर्सनल नलिकाएं, वो आपके श्वसन तंत्र का श्वसन भाग या विनिमय भाग गठित करती हैं। आज के बाद याद रखेंगे श्वसन तंत्र के दो भाग, एक चालन भाग और एक विनिमय या श्वसन भाग। एक चालन भाग, दूसरा विनिमय या श्वसन भाग। चालन भाग केवल वायु को चलाएगा बाह्य नासारंध्र से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक। उसके बाद विनिमय भाग कुपिका और उसकी नलिका का भाग विनिमय भाग है, जिसके अंदर एक्चुअल में एक्सचेंज होगा। चालन भाग क्या करता है? वायुमंडलीय वायु को कुपिका तक भेजेगा, संचारित करेगा, परिवहित करेगा कुपिका तक, बाहरी कणों से मुक्त करेगा उसको। बाहरी जो कण हैं उसके अंदर कुछ गैसें हैं हानिकारक, बाहरी कण हैं जो श्वसन तक नहीं जाने चाहिए, फेफड़ों तक, तो उन कणों को बाहर करेगा चालन भाग। क्योंकि बाह्य नासारंध्र यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं रोम या बाल, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जिसको बाल है ना। तो वो बाल उन छोटे छोटे कणों को, धूल को, उनको यहीं रोक देता है, उनको यहीं रोक देता है, अंदर तक जाने नहीं देता है। शुद्ध वायु अंदर जानी चाहिए, ठीक है। इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है, आर्द्र करता है और शरीर के टेम्परेचर तक लाता है। बाहर की वायु का टेम्परेचर क्या ही होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आएगी चालन भाग उसको क्या कर लेगा? बाहर के शरीर के टेम्परेचर तक लेके आ जाएगा। यस, जो शरीर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन जो विनिमय भाग है वो रक्त यानी कि ब्लड और वायुमंडलीय वायु के बीच में O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। क्या है दोस्त? वास्तविक विसरण जो स्थल है वो आपका कौन है? विनिमय भाग है। किसके बीच में? वायुमंडलीय वायु के बीच, O2 और CO2, O2 और CO2 के बीच में वास्तविक विसरण कहाँ होगा?
वास्तविक विसरण होगा कुपिका और उसकी नलिका में, जो कि विनिमय भाग के अंदर आ रहा है, जो कि विनिमय भाग के अंदर आ रहा है। ब्लड और कुपिका के बीच में होगा O2 और CO2 का ट्रांसफर। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो कुपिका के माध्यम से जाएगी ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर। कुपिका के पास में यहाँ तो ब्लड वेसल होगी, ब्लड की कुछ नलिकाएं होगी। अब वो ऑक्सीजन जो है वो उस ब्लड नली के अंदर चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे, और वो ब्लड शरीर के अंदर फैलेगा तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल गई, और पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड जो है वो लेके आएगा कुपिका तक, और कुपिका अंदर ले लेगी और वापस बाहर भेज देगी फेफड़े के माध्यम से। बताओ यस और नो, बताओ यस और नो। मेरे ख्याल से आज इतना ही हो पाएगा, मेरे ख्याल से। हालांकि मैंने सोचा था कि चैप्टर पूरा करवा दूं, लेकिन कुछ स्थितियां होती हैं, कभी कभी ज़्यादा लंबा वीडियो बच्चे को समझ में नहीं आता है ना। तो यहाँ तक क्वालिटी के साथ ख़त्म किया, आगे भी क्वालिटी के साथ ख़त्म करेंगे। 3 से 4 लेक्चर, अभी अगर पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया इस चैप्टर को, तो 3-4 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो सभी बने रहेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।